हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। चलिए, तो आज की क्लास में हम इश्यू ऑफ शेयर्स के कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बातें करेंगे। और क्योंकि इस चैप्टर का प्रैक्टिकल कंसेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, तो आज हम आपके साथ पहले सिंपल बातों से स्टार्ट करेंगे। तो आइए, और यहां पर आप देखेंगे हम आपके साथ पहले बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल के बारे में। सर, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होगा? तो इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो इशू करने में जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। तो ये जर्नल एंट्रीज पढ़ना समझना थोड़ा सा लेंदी और टेक्निकल टास्क है, और मैं कहूंगा बल्कि लेंदी नहीं है, हल्का सा टेक्निकल होता है। तो धीरे धीरे 2-3 क्लासेस में आप इसमें प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। कई बार जर्नल एंट्री के साथ साथ हमें क्वेश्चन कहता है कि आप कैश बुक भी बना के दिखा दो, तो वो कोई ज्यादा टेक्निकल काम नहीं होता कैश बुक बनाना। प्लस साथ में कई बार हमसे पूछा जाता है कि चलो आपने एंट्रीज तो बना ली, अब आप इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाओ। सर, बैलेंस शीट किसकी होती है? तो बैलेंस शीट होती है बेटे बिजनेस की। बिजनेस का मतलब है कंपनी। अब सर, कंपनी की बैलेंस शीट बनाने में क्या टेक्निकल पॉइंट है? हमने तो बैलेंस शीट कई बार बनाई है। 11th क्लास में थे तो हम फाइनल अकाउंट्स तब भी पढ़ते थे, और उसके बाद 12th क्लास में आए तो हमने एनपीओ चैप्टर में बैलेंस शीट बनाई। हमने पार्टनरशिप में लगभग सभी चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनाई। तो क्या हो गया? तो सुनो, जो आप बैलेंस शीट अभी तक बनाते थे वो आप सिंपल टी शेप बैलेंस शीट बना देते थे, जिसमें लायबिलिटीज और एसेट्स आमने सामने आप दिखाते थे। तो सर, यही बैलेंस शीट तो हमने पढ़ी है। लेकिन जब कंपनी की बात आती है तो कंपनी के केस में सब कुछ गवर्न जो होता है वो लॉ के अकॉर्डिंगली होता है, और यहां से चीजें टेक्निकल होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक कंपनी को अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है एज पर कंपनीज एक्ट। तो हमारे पास, क्योंकि अब कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, तो इस 2013 एक्ट के अंदर जो बैलेंस शीट है उसका एक शेड्यूल बना के दिया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो भी बताया हुआ है, P&L कैसे बनाना है वो भी बताया हुआ है। तो हमें सिर्फ इस चैप्टर के लिए बैलेंस शीट की बात करनी है। इस बैलेंस शीट के बारे में आपको, जब आप अपने अकाउंट्स की बुक का वॉल्यूम नंबर 3 देखते हैं ना, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पर भी इस बैलेंस शीट का आपके साथ में चैप्टर है पूरा का पूरा। तो सर, यहां पर क्या है? यहां पर तो स्पेसिफिकली हम कैपिटल या फिर शेयर्स से जुड़ी हुई कुछ छोटे से कंसेप्ट्स हैं, उनको यहां देख लेंगे। पूरी बैलेंस शीट को हम उस चैप्टर में जाके कवर करेंगे। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखानी है। तो पहले मैं आपको आज की क्लास में ना सिंपल जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा, बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, और हो सका तो कैश बुक के बारे में बता दूंगा। ये बेसिक बातें बता देंगे, और फिर असली लर्निंग हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, हालांकि आज की लर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल सिंपल बातें आपको बताता हुआ चलूं, और नेक्स्ट क्लास से हम उसके अंदर स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट को ऐड करते चले जाएंगे। सर, एक कंपनी है और ये कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है। तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर इशू करे, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर इशू करे। हमारा इन दोनों केसेस में जो अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट है वो दोनों के लिए सेम होगा, अलग नहीं होगा। तो हमारे ज्यादातर क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स के होंगे। तो कभी अचानक किसी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स आ जाए तो बच्चा एकदम से घबरा जाता है ना, कहता है सर ये तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो कोई बात नहीं, एक आधी बार प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ज्यादा उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सर, शेयर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब भी हम शेयर
कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है तो शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। ये फेस वैल्यू मल्टीपल ऑफ ₹1 में होनी चाहिए। क्या मतलब मल्टीपल ऑफ ₹1 में? इसका मतलब कंपनी चाहे तो ₹1 का शेयर इशू कर दे, कंपनी चाहे तो ₹5 का शेयर इशू कर दे, कंपनी चाहे तो ₹10 का शेयर इशू कर दे, और कंपनी चाहे तो ₹100। मतलब कोई भी डिनोमिनेशन में शेयर इशू कर सकती है, वो ₹1 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है। ज्यादातर हम जो क्वेश्चन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ₹10 का शेयर होता है। तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से आपको सिखाता हुआ चलता हूं, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। अगर मैं पहले समझाऊंगा फिर क्वेश्चन करवाऊंगा तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं आपके साथ चलता हूं अनसॉल्व क्वेश्चंस के पास और वहां से आपको दिखाता हूं। तो सर हम चलते हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस के पास, सो दैट आप जो है ना इलस्ट्रेशंस को पढ़ के बातों को समझ पाए। ठीक है। हमने हेडिंग डाली इश्यू ऑफ शेयर्स। अब कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी तो शेयर इशू करके अक्सर कंपनी को क्या मिलेगा? कैश। ऑब्वियसली मैं कैश कहूंगा, इसका मतलब होगा बैंक। कभी भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होती, बैंक के थ्रू होती है। यानी कंपनी ने शेयर इशू किया और बदले में कंपनी को कैपिटल किस फॉर्म में मिली? कैश की फॉर्म में मिली। ज्यादातर यही होता है, पर कभी कभी कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है और उन्हें रिटर्न में कैश नहीं मिलता, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी हम शेयर इशू करेंगे और बदले में हमें कैश मिलेगा, उसको भी पढ़ेंगे। हालांकि ये हमारा मेन जो पार्ट रहेगा वो यही रहेगा, बट एनी हाउ हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर शेयर इशू किए जाएं तो अदर कंसिडरेशन को कैसे डील करना है। तो पहले हम क्या बात करेंगे? पहले हम आपके साथ इसकी बात करेंगे और मैं आपको इसके लिए क्वेश्चन एक रीड करवाता हूं। कौन सा क्वेश्चन लिया जाए? तो मैं आपके साथ लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन ले लिया, कोई घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट की बातें बताऊंगा और फिर मैं धीरे धीरे करके सारी के सारे पॉइंट्स को लेके आऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आशीष लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज फॉलोज। तो कंपनी ने इनवाइटेड एप्लीकेशन का मतलब है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने हैं। अब सर शेयर को कैसे इशू किया जाता है? तो भाई ऐसे कैसे किसी को पता चलेगा कि कंपनी शेयर इशू करना चाहती है? तो कंपनी इसके लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है कि भाई हम अपनी कंपनी के इतने शेयर इशू करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एप्लीकेशन फॉर्म हमें भेजिए। मतलब जैसे कि आप 12th क्लास जब पास कर लेंगे तो आप कॉलेज में जाएंगे तो क्या प्रोसीजर होता है? कॉलेज वाले कहेंगे कि हाँ जी एडमिशन शुरू हो गए हैं, इस डेट से शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप जाएंगे तो वो कहेंगे आप एक एप्लीकेशन हमें फिल करके दे दीजिए, और वो एप्लीकेशन आपको लिखनी नहीं होती, प्रिंटेड फॉर्म में होती है, नाम भरिए, ये भरिए, वो कर दीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आशीष लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। सर ये शेयर ₹100 का है, तो इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। इसका एक नाम और होता है नॉमिनल वैल्यू। अब शेयर ₹100 का है, तो सबसे सिंपल कंसेप्ट ये लेके चल रहे हैं कि कंपनी ₹100 का शेयर ₹100 में सेल कर रही है। ₹100 का शेयर ₹100 में इशू कर रही है। ठीक है। तो कभी हम सेल वर्ड यूज कर ले तो इसका मतलब होता है वो इशू कर रही है। अब सर शेयर की एक फेस वैल्यू है, ज्यादातर ₹10 होगी, लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमने लिया है उसमें ₹100 है। तो कंपनी कह रही है पब्लिक को, ये कंपनी है और ये पब्लिक है, कंपनी पब्लिक से कह रही है कि आप हमारे पास अगर शेयर लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास क्या करिए, आप हमारे पास एप्लीकेशन को सेंड कीजिए कि आप हमारे शेयर लेना चाहते हैं। नाउ जैसे ही किसी को पता चलेगा कि भाई कंपनी शेयर दे रही है तो क्या करेंगे?
एप्लीकेशन लेके पहुंच जाएंगे। अब सोचिए, मान लीजिए कॉलेज आपसे कहता है कि हम एडमिशन लेना शुरू कर रहे हैं, एप्लीकेशन दीजिए, तो भाई हर बच्चा एप्लीकेशन लेकर के पहुंच जाएगा। कॉलेज को पता है कि भाई मेरे पास 500 ही सीट्स हैं, तो मैं 500 से ज्यादा एप्लीकेशन लेके क्या करूंगी। लेकिन लोग तो भैया लाइन लगा के उम्मीद में आएंगे ना कि हमें एडमिशन मिल जाए, बुराई क्या है। ऐसे ही जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो पब्लिक एप्लीकेशन लेके पहुंच जाएगी कि लो भाई हमारी भी एप्लीकेशन ले लो, शेयर मिल जाए तो क्या बुराई है। तो कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे कि केवल सीरियस लोग ही हमारे पास आए। अननेसेसरी भीड़ लगा के क्या करनी है। तो कंपनी ये कहती है कि आप एप्लीकेशन जब हमें देंगे तो उस एप्लीकेशन में आप ये बताएंगे आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने की इच्छा है। तो मान लीजिए पब्लिक ने चिट्ठी भेजी, हाँ जी मुझे 10,000 शेयर दे दो, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपके कहने से आपको हम दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? कुछ ना कुछ एप्लीकेशन का मनी आपको साथ में भेजना पड़ेगा। अब जैसे ही पता चला कि भाई सिर्फ एप्लीकेशन नहीं जाएगी, उसके बदले में पैसे भी देने पड़ेंगे, तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि भाई 100 रुपए का शेयर है, क्या करूं। तो फिर इंसान कहता है कि नहीं यार, जितनी जरूरत है उतना भरो, क्योंकि हर शेयर के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे। नाउ अब शेयर है 100 रुपीज का, और सर कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव करेगी तो नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मनी भी मांगेगी। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे इनटू में एप्लीकेशन मनी भी देना पड़ेगा। तो कंपनी कहती है कि भाई ये जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज का, इसको हम पार्ट में आपसे लेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में हम आपसे लेंगे ये वाला मनी, इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट आपको देनी होगी उसका नाम होता है एप्लीकेशन मनी। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आशीष लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। ध्यान रखना, शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। और मैं क्या बता रहा हूं कि सारे के सारा मनी कंपनी आपसे एक ही बार में नहीं मांगेगी, वो इसकी छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स करेगी। तो कंपनी कहती है सबसे पहले जब आप हमें एप्लीकेशन भेजोगे तो आप हमें भेजोगे एप्लीकेशन मनी। तो मुझे बताएं एप्लीकेशन मनी कितना है? 20 पर शेयर। इसका मतलब सर एप्लीकेशन का मनी है ₹20 पर शेयर। तो अगर एक पर्सन एप्लीकेशन में लिख रहा है कि मुझे 1000 शेयर चाहिए, तो इसका मतलब उसे इंटू 20, यानी कि उसे 20,000 रुपीज कंपनी के बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करने पड़ेंगे। कंपनी बता देगी भैया बैंक में जाओ, हमारा अकाउंट नंबर लिखो और उसमें डिपॉजिट कर दो। सर वैसे ही जैसे हम आपकी फीस देते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट दे देते हो कि हाँ जी हमारे बैंक अकाउंट में जाके मनी को डिपॉजिट कर दो, बिल्कुल ठीक है। कंपनी भी ऐसे ही करती है कि भैया आप हमारे बैंक अकाउंट में जाइए और वहां जाकर के डिपॉजिट कर दीजिए। और आपको कंपनी के बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है बैंक्स की चेन आपस में कनेक्टेड है। तो उस प्रोसीजर को हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले जो हमारी पहली स्टेज होती है उस स्टेज का नाम होता है एप्लीकेशन स्टेज। तो मनी ऑन शेयर्स इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। आप लिख रहे हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हाँ सर अब की बार हमारे को कोई नोट्स दे देंगे? बेटे लिखेंगे तभी समझेंगे, यहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है और आप एक प्रैक्टिकल सीख भी चुके हो। एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, शेयर का मनी पेबल था एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, तो बताओ एप्लीकेशन मनी कितना हुआ? तो आप कैलकुलेट करके बताओगे 20,000 हुआ। तो मनी ऑन शेयर्स इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, जिसमें से हमारी जो पहली स्टेज होती है या हमारी जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसको बोला जाता है स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। और हमारी स्टेज ऑफ एप्लीकेशन में या हर एक स्टेज में जो भी मैं आपको बताऊंगा, हर स्टेज में हम 2 एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। आप एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पास कर रहे हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पास कर रहे हैं। तो बताओ जब शेयर होल्डर ने जब एक एप्लीकेंट ने
आपके पास एप्लीकेशन भेजी तो कंपनी को क्या मिला? मनी मिला ना। कहां मिला? कैश में मिला या बैंक में मिला? सर बैंक में मिला। तो बताओ हमारी जो पहली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, मनी मिल रहा है सर, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा मनी मिल रहा है? आप इसको कैपिटल नहीं कहोगे, आप इसको कहोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका मतलब यह है, अगर क्वेश्चन कहेगा कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है तो आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देना। अगर क्वेश्चन कहेगा प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे थे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख देना। ठीक है, तो यहां पर आप अकॉर्डिंगली इक्विटी या प्रेफरेंस को रिप्लेस करोगे। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा? इसमें अमाउंट आएगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इनटू में एप्लीकेशन मनी पर शेयर। बताइए जी, पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या ये एंट्री समझ में आई? सर एंट्री बन रही है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक बात है। कंपनी को मनी मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और ये मनी सर कैपिटल का था? नहीं बेटे, ये मनी अभी एप्लीकेशन का था, अभी ये कैपिटल का मनी नहीं था, अभी ये एप्लीकेशन का मनी था। लॉ कहता है कपूर साहब ये एप्लीकेशन का मनी है। फिर जब एप्लीकेशन आ जाती है या आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको एडमिशन मिल गया। अभी आपकी एप्लीकेशन चेक की जाएगी, क्या आपने सब कुछ ठीक ठाक भरा है, क्या आपने सभी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या सभी आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे फॉलो किए हैं, क्राइटेरिया फुलफिल किया है। हां, अगर फुलफिल किया जाएगा तो फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा। उसी तरह से जब ये मनी आया तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसे कैपिटल में डाल दो। कंपनी कह रही है अभी हमने इसको शेयर नहीं दिया, अभी सिर्फ इसकी एप्लीकेशन आई है, अब हम इस एप्लीकेशन को चेक करेंगे। जब हम इस एप्लीकेशन को चेक करेंगे तब हम आपको शेयर देंगे। तो हमारी दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने ये जो डेबिट किया है, इसमें तो वही अमाउंट आएगा जो ऊपर से आप लेके आएंगे, मतलब एप्लीकेशंस इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। सर जब आप इन्हें शेयर इशू कर दोगे, जब आप इनकी एप्लीकेशन चेक करोगे कि हां भाई इसकी एप्लीकेशन ठीक है, तो आप उसको शेयर इशू कर दोगे। अगर आप कहोगे कि नहीं भैया तेरी एप्लीकेशन खराब है, इसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, इसमें क्राइटेरिया पूरा नहीं है, तो आप उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दोगे। जब आप एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दोगे तो फिर उनका मनी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहां पर दो बातें हो सकती हैं, शेयर एप्लीकेशन का कुछ मनी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ मनी बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्यों? देखो, कंपनी जिनको शेयर अलॉट करेगी उनका एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी कि हाँ भाई इसकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई, इसको हमने शेयर दे दिया, तो इसका जो पैसा है वो हमारी कैपिटल बन गया। लेकिन अगर हमने किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, हमने कहा भाई तेरी एप्लीकेशन गलत है, या तू इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या तेरा क्राइटेरिया फुलफिल्ड नहीं है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब जिसे भी हम रिजेक्ट करेंगे उसकी एप्लीकेशंस इनटू एप्लीकेशन मनी हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया बेटे कि मेरे पास हर एक स्टेज की दो एंट्रीज होंगी। याद रखना, हर एक स्टेज की दो एंट्री होंगी। एप्लीकेशन स्टेज पर पहले हमने मनी को रिसीव किया और सेकंड स्टेज पर हमने मनी की एप्लीकेशन की। बोलिए, क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? मनी रिसीव किया तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर जब उस एप्लीकेशन मनी को हम अप्लाई करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या होगा? तो एप्लीकेशन का मनी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा जिनको हमने शेयर दे दिया। और अगर किसी कारण से हमने किसी को शेयर नहीं दिया कि उसकी कुछ और क्राइटेरिया थी, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। मान लीजिए एक एप्लीकेशन में लिखा हुआ आता है कि मेरी उम्र 14 साल है और मेरे पास सेविंग बैंक अकाउंट था और मैंने आपकी एप्लीकेशन भर दिया। अब कंपनी कहती है कि भैया हम तो 18 साल से नीचे के व्यक्ति को शेयर नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे?
उसका एप्लीकेशन मनी उठाएंगे और कैपिटल में डाल देंगे? नहीं, तो आपको रिजेक्ट करना पड़ सकता है। अकाउंटिंग करते हुए मुझे ये नहीं देखना कि किसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, क्यों हुआ। मुझे क्वेश्चन बताएगा, मैं उस हिसाब से एंट्री पास करूंगा। मुझे बताएं कि आपको एप्लीकेशन स्टेज की 2 एंट्री समझ में आ गई, पहले ड्यू और फिर रिसीव। ठीक है। एप्लीकेशन के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है सेकंड स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज। और उसके बाद जितनी भी स्टेज आती हैं उनको हम बुलाते हैं कॉल्स, और कॉल्स को हम नंबर देते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, और जो हमारी लास्ट कॉल होती है उसके साथ हम एंड फाइनल ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो हमारी पहली स्टेज एप्लीकेशन की स्टेज थी। हमारी दूसरी स्टेज अलॉटमेंट स्टेज होती है। अलॉटमेंट स्टेज पर फिर से हमारे पास 2 एंट्रीज पास होंगी। जैसे पहले हमारे पास 2 एंट्रीज पास हुई थी, अभी भी हमारे पास 2 एंट्रीज पास होंगी। ठीक है। अलॉटमेंट स्टेज पर सभी मेरी बात ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन स्टेज पर पहली एंट्री थी एप्लीकेशन को रिसीव करने की, और दूसरी एंट्री थी एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। जब हम एप्लीकेशन की स्टेज को क्रॉस कर जाएंगे तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पहले हम ट्रांसफर या एप्लीकेशन वाली एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होगी बताओ? हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब जो एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री थी अब वो मेरी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। अब सर ये एंट्री क्या हुई? हमें ये एंट्री समझ में नहीं आई। मैंने कहा चलो तो मैं एक सेपरेट शीट पर ले जाके आपको समझाता हूं। और मैं आपको ये बात समझा रहा था कॉलेज के एडमिशन से, जिसे आप इजीली समझ सकते थे। ये कॉलेज था और ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट ने कहा कॉलेज से कि मुझे एडमिशन चाहिए, तो कॉलेज ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप एप्लीकेशन फी भर देना। एप्लीकेशन भरना अलोंग विद फी। स्टूडेंट ने पूछा कॉलेज से कि भाई मेरे कोर्स की फी कितनी है, तो कॉलेज ने कहा जी आपका जो कोर्स है वो दरअसल 3 इयर्स कोर्स है, और 3 ईयर कोर्स में आपको हमें जो फीस देनी है, लेट अस सपोज वो 15,000 देनी है। अब स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये 15,000 रुपीज हमने कैसे देनी है? तो कॉलेज ने बोला कि देखिए ऐसा है, पहले आप जब एप्लीकेशन भरेंगे तो एप्लीकेशन के साथ में ना आपने हमें 9,000 फी देनी है। तो बच्चे ने 9,000 फी दे दी। कॉलेज ने कहा कि चलो हमने आपको एडमिशन दे दिया। अब हो सकता है कि सर यहां पर 600 बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन कॉलेज के पास 500 ही सीट थी, तो कॉलेज ने 500 बच्चों का एडमिशन किया और फिर 100 बच्चों की जो एप्लीकेशन का मनी था वो रिफंड कर दिया। ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहले स्टूडेंट ने कॉलेज को मनी दिया और फिर हमने इस मनी को एडजस्ट किया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी टोटल फीस कितनी थी? 15,000 थी। जिनका भी एडमिशन हुआ उन्होंने अभी तक कॉलेज को कितनी फीस दी है? ओनली 9,000। अब कॉलेज के पास अपने स्टूडेंट्स के एडमिशन का डाटा है या नहीं है? है। सिमिलरली अब कंपनी के पास अपने शेयर होल्डर्स का डेटा है। अब क्या किया जाएगा? अब कॉलेज कहेगा कि जी आपने हमें 9,000 रुपीज पे कर रखे हैं, अब आपके बैलेंस रह गए 6,000। और क्योंकि 3 ईयर का ये कोर्स है, अभी 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, 2 ईयर बाकी हैं, तो मान लो कॉलेज कहते हैं हम आपसे अगले साल केवल 3,000 मांगेंगे और फिर लास्ट ईयर फिर 3,000 मांगेंगे। अब कॉलेज क्या कहेगा? कॉलेज स्टूडेंट्स के कहेगा, एक उनको लेटर भेजेगा, एक उनको मैसेज भेजेगा कि भाई आपने 3,000 रुपए और सबमिट करने हैं। इसको हम बोलते हैं ड्यू। और जब ये लेटर स्टूडेंट के पास जाएगी तो फिर स्टूडेंट इसकी पेमेंट कर देगा, तो इसको हम बोलेंगे रिसिप्ट।
यानी कि एप्लीकेशन के वक्त कंपनी को पता नहीं था कि मेरे कौन से लोग मेरे शेयर होल्डर बनेंगे, इसीलिए कंपनी ने कहा पहले आप मुझे मनी दे दीजिए। हमें मनी आ गया, फिर हमने उसको जब अलॉटमेंट किया तो हमने उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया। अब कंपनी ने जब भी पैसे मांगने हैं तो कंपनी के पास पता है, इस बात की जानकारी है कि भी मुझे पैसे किससे मांगने हैं, तो कंपनी उनसे पैसा मांगेगी। कौन सा पैसा मांगेगी? अलॉटमेंट के नाम का पैसा मांगेगी। तो कंपनी जब अलॉटमेंट के नाम का पैसा मांगेगी तो अब हमारे पास जो एंट्री होगी, चाहे एंट्री अलॉटमेंट की बनाई जाए चाहे एंट्री कॉल की बनाई जाए, अब सब कुछ सेम होगा। पहले कंपनी उनसे मनी की डिमांड करेगी, इसको हम बोलते हैं ड्यू। जब ड्यू करेगी तो हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी कह रही है कि हम आपसे जो पैसा मांग रहे हैं वो कैपिटल का मांग रहे हैं, तो जितने भी शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे उन पर कंपनी अलॉटमेंट का मनी कॉल करेगी। अब स्टूडेंट की क्वेरी है कि सर इसको शेयर अलॉटमेंट के नाम से आपने क्यों डेबिट किया? तो मैंने कहा किसके नाम से डेबिट करूं? शेयर होल्डर के नाम से डेबिट करूं। जब आपने किसी से पैसा लेना हो तो वो आपका एक तरीके से डेटर होता है, आप उसको डेबिट करते हो। तो अब आपको दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर आप शेयर होल्डर्स का अकाउंट डेबिट कर दो। तो अगर मैं शेयर होल्डर्स का अकाउंट डेबिट करूंगा तो फिर अकाउंटिंग कहती है कि पता नहीं चलेगा कि ये पैसा अलॉटमेंट का है या कॉल का है, इसलिए उन्होंने इसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया कि इसका नाम रख दो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका मतलब ये शेयर होल्डर्स के अलॉटमेंट के मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये कौन से नेचर का अकाउंट है? तो ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है। इसका मतलब ये बेसिकली हमारे डेटर्स की तरह है, ये ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए। तो सबसे पहले आप अलॉटमेंट की स्टेज की एंट्री पास करोगे, इसको आप अलॉटमेंट ड्यू कह सकते हो, इसको आप ट्रांसफर कह सकते हो। तो आप कितना मनी कॉल करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए थे, इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर। ओके। उसके बाद जब ये एप्लीकेशन जाएगी तो फिर शेयर होल्डर आपको वो वाला पैसा दे देगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी? जब हमें ये अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगा तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विद अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है। उसके बाद सर कंपनी अलॉटमेंट के बाद हो सकता है कॉल का पैसा मांगे। तो जब कॉल का पैसा मांगेगी तो फिर से वही प्रोसीजर होगा, पहले ट्रांसफर या ड्यू। पहले नाम शेयर अलॉटमेंट था, अब शेयर कॉल अकाउंट हो जाएगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितने शेयर अलॉट किए हैं इनटू कॉल मनी, इतना पैसा हम शेयर होल्डर से मांगेंगे और जब उनके पास एप्लीकेशन पहुंच जाएगी तो फिर वो मनी हमें रिसीव हो जाएगा। हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, कॉल मनी रिसीव्ड। बोलिए। इसका मतलब सर जो शेयर का मनी होता है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ समझ लीजिए, वो मनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स इस तरीके से आता है। लेकिन एप्लीकेशन की स्टेज पर पहले मनी रिसीव होता है और बाद में मनी ट्रांसफर होता है। लेकिन इन दोनों स्टेजेस में पहले मनी ट्रांसफर होता है या ड्यू किया जाता है और बाद में इस मनी को रिसीव किया जाता है। एंट्रीज वही हैं, नाम चेंज हो गया और सीक्वेंस भी चेंज हो गया। ठीक है। ये आपको याद करने के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया कि जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए जी क्वेश्चन पे चलते हैं। आशीष लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की थी फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो मैं जब भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे कहूंगा उस क्वेश्चन को ना थोड़ा से फैक्ट्स को नोट कर लो।
invited applications for 10,000 shares at the rate of ₹100 each. अब लिखेंगे एप्लीकेशन कितनी आई थी, तो यहां पर लिखा है ऑल शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। इसका मतलब शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी कितनी, 10,000 के लिए, और हमने सभी को अलॉट कर दिया। तो अभी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए हमने सिंपल सी बात को ली है कि हमें एप्लीकेशन 10,000 आई और हमने 10,000 शेयर्स अलॉट भी कर दिए। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हमें एप्लीकेशन मनी जो मिला वो 10,000 शेयर्स के हिसाब से मिला, और हमने जब बाद में अलॉटमेंट या कॉल मनी मांगा तो वो भी 10,000 शेयर से ही मांगा। सर हमारा मनी पेबल था 20 रुपीज एप्लीकेशन, 30 रुपीज अलॉटमेंट, ये हो गया 50 रुपए। 20 रुपए था फर्स्ट कॉल और बैलेंस था हमारा फाइनल कॉल। ओके, अब ये जो मनी पेबल था एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20 और फाइनल कॉल पर 30। सर ये 30 कैसे आया? उसमें तो लिखा हुआ है बैलेंस, क्वेश्चन में तो इसका अमाउंट पे लिखा हुआ है बैलेंस। तो जब मुझे पता है कि मेरे शेयर की जो वैल्यू मुझे पे करनी है वो 100 है, जिसमें से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ये 3 मुझे पता है, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया? 30 हो गया ना। अब देखिए मेरे पास कितनी स्टेज में मनी आ रहा है, 1 2 3 और 4, और हर स्टेज की मुझे कितनी एंट्री पास करनी है? 2, यानी हर स्टेज की 2, तो टोटल मुझे 8 एंट्रीज इस क्वेश्चन में पास करनी है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बताइए जी। क्वेश्चन देखना हो तो हम इस चार्ट के ऊपर देख लेंगे, इसमें सब कुछ लगभग बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। ठीक है सर, पहली एंट्री बनाइए, बताइए जी पहली एंट्री क्या होगी? सर एप्लीकेशन स्टेज पर सबसे पहले मनी रिसीव होगा। मनी रिसीव होगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर अगर ये प्रेफरेंस शेयर होता तो मैं लिखता प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, दोनों का प्रोसीजर सेम होता है। सर हमें एप्लीकेशन पे कितना मनी मिला? जितनी एप्लीकेशन आई थी, 10,000 एप्लीकेशन आई थी, एक एप्लीकेशन पे 20 रुपीज आया था, तो ये अमाउंट कितना हो गया? सर ये 2 लाख हो गया, तो यहां लिख दूं 2 लाख। नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड होता तो वो हमसे एंट्री पूछते हैं, वो एमसीक्यू पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कि बताओ जी एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ, तो आप कहोगे जी ये रिसीव हुआ। सेकंड स्टेज पे हम एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारी सेकंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर क्या हमने किसी की एप्लीकेशन को मना किया है कि हम तुम्हें शेयर नहीं देंगे? नहीं किया। अगर किया होता तो मैं यहां पर लिख देता टू बैंक, तो मैंने किसी को मना नहीं किया। तो हमने कितनी शेयर्स को अलॉट किया? यहां देखिए हमने 10,000 शेयर्स को अलॉट किया, तो 10,000 शेयर्स को जो भी एप्लीकेशन मनी मुझे मिला था वो मैंने उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख। अब स्टूडेंट को लगेगा कि सर ये तो ऊपर वाली एंट्री का सेम अमाउंट है। मैंने कहा नहीं बच्चे, ये बातें बदलेंगी, अभी तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, इसीलिए आपने उसी को अगर ऐसे रट लिया कि ऊपर वाला अमाउंट नीचे आएगा तो गलत। ऊपर क्या आया था? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना आता है? जितनी एप्लीकेशन आती है। सर नीचे कौन सा मनी आया? कैपिटल में कौन सा मनी जाएगा? जितने शेयर आपने अलॉट किए हैं। इस क्वेश्चन में लिखा था कि एप्लीकेशन भी पूरी आई, अलॉटमेंट भी पूरी आई, इसलिए ये सेम हो गया। नेक्स्ट क्लास में ये बातें बदलेंगी, ठीक है, इसलिए आपने ऐसे ही याद करना है। सर हमने एप्लीकेशन स्टेज की सारी एंट्री पास कर दी, मतलब 2 एंट्री पास कर दी, मनी रिसीव हुआ और ट्रांसफर हो गया। इसके बाद से प्रोसीजर बदल जाएगा, उलट जाएगा। पहले मनी ड्यू होगा, फिर मनी रिसीव होगा। तो बताएं इसके बाद मेरी नेक्स्ट एंट्री बताएं, थर्ड एंट्री। याद रखना है माइंड में, अलॉटमेंट को ड्यू कर रहा है। पहले शुरू के क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। सर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले हम अलॉटमेंट का मनी कॉल करेंगे। जब अलॉटमेंट का मनी कॉल करेंगे तो मैंने कितने शेयर अलॉट किए हैं, 10,000, और एक शेयर पर अलॉटमेंट मनी कितना पेबल है, 30 रुपीज, तो ये हो गया 3 लाख। ठीक है, आप यहां लिखना चाहो अपनी याद रखने के लिए तो लिख सकते हो कि बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ये हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेटर की तरह है, शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए जी, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री होगी जब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और क्योंकि सभी ने मनी दे दिया इसलिए हमारी एंट्री हो जाएगी 3 लाख और 3 लाख। बताएं, जैसे अलॉटमेंट की एंट्री पास होगी ऐसे ही कॉल की एंट्री पास होगी। तो बस जरा पास कीजिए, मैं देखूं आपको कितना समझ में आया। बताइए जी, एंट्री नंबर 5 और 6। सर एंट्री नंबर 5 होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और हमारी फर्स्ट कॉल जो थी वो 20 रुपीज की थी। ठीक है, तो 10,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, ये हमने अलॉट किए थे, और 20 रुपीज पर शेयर का कॉल मनी है। तो सर ये हो गया हमारा कितना, 2 लाख। ओके, और फिर उसके बाद सर हमें रिसीव हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख। सर सभी ने पैसा दे दिया, किसी ने पैसा डिफॉल्ट नहीं किया। अगर कोई डिफॉल्ट करता तो ये हमारे पास मनी कम आता। अब लास्ट बताएं जी, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ये फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था, 30 रुपीज। तो अब हम लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो आपने याद रखना है कि जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसके साथ में हम लगा देते हैं फाइनल कॉल, ताकि पता लग जाए कि भाई ये लास्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं होगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। कैसे आया सर 3 लाख, बताइए जल्दी से। सर ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था हमने, ये 30 रुपीज का बैलेंस। कैसे आया था बैलेंस, शेयर की फेस वैल्यू गिवन थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का मनी गिवन था, तो 100 में से उन सबको माइनस किया, हमारे पास फाइनल कॉल का अमाउंट आ गया। और फिर हमारी लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख और 3 लाख। ठीक है, ये तो हो गई सर जर्नल एंट्रीज। तो सर ये जर्नल एंट्रीज जो आपने हमें बताई हैं ये बुक में किस पेज नंबर पे दी हुई हैं, तो मैं आपको बताता हूं। ये हमें दी हुई हैं पेज नंबर, मैं लेके चलता हूं, चलिए। बुक का पेज नंबर 18 अगर आप देखेंगे तो बुक का पेज नंबर 18 कहता है कि हम शेयर इशू करते हैं। ठीक है जी, करते हैं। शेयर इशू करने के लिए अगर पब्लिक कंपनी है तो वो पब्लिक इशू लाएगी, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट इशू लाएगी, और कई कई बार पब्लिक कंपनी भी ना प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब जब पहली बार हम शेयर इशू करते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। हमने आपको बताया था कि जब हम अकाउंटिंग फॉर शेयर करेंगे तो हमें रिटर्न में कैश मिलेगा या कंसिडरेशन अदर देन कैश मिलेगा। तो हमने पहले स्टार्ट किया था अपना मेन पार्ट कैश वाला।
ठीक है। सबसे पहले आ जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ओके, नाउ ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको मैं बाद में समझाऊंगा। अब सर ये क्या एंट्रीज आ रही हैं, अब आप इस एंट्रीज को समझ सकते हैं। ये बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसका मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर हुआ। एप्लीकेशन की स्टेज पे पहले रिसीव होता है और फिर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद में ये सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है, पहले कैपिटल में जाता है और फिर ये रिसीव होता है। सर अगर क्वेश्चन में केवल एक ही कॉल हो तो हम लिखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके सर, यहां पर देखिए कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये इक्विटी है, तो कुछ भी मेंशन ना हो तो इसका मतलब वो इक्विटी होता है, लेकिन जब प्रेफरेंस होगा तो आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ पहले हमने जो क्वेश्चन किया है हम उस क्वेश्चन की जरा बैलेंस शीट बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, वो कंपनी की जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होती है। छोटे छोटे कुछ पार्ट्स हैं, जरा हम उन्हें एक बार देखते चले, फिर हम एक लंबी जर्नी पे जाएंगे ना, जब सारे शेयर्स की बातें करेंगे तो कुछ कुछ बातें बीच में आएंगी। तो आप जब भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपने याद रखना कि कंपनी की बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, आपको उसी फॉर्मेट में उसको बनाना है। यहां पर आप देखिए, ओके, फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार किसी क्वेश्चन में वो कह देगा कि कपूर साहब जरा बैलेंस शीट तो बनाना, तो फिर बैलेंस शीट बनाना होगा तो हम पहले सीख लेते हैं। अब बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो कि शेड्यूल 3 कहलाता है, और बैलेंस शीट को हम बोलते हैं पार्ट 1, यानी P&L होगा पार्ट 2। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1, इसमें हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। यही फॉर्मेट आपको अपनी बुक के जो 3rd वॉल्यूम है उसमें भी मिलेगा, हम दोबारा पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमारे काम का है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखना है कि बैलेंस शीट टी फॉर्म नहीं होगी, स्टेटमेंट फॉर्मेट होगी। जब हम थ्योरेटिकली बात करेंगे तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, एक तो कॉलम बनेगा करंट ईयर की फिगर के लिए और एक कॉलम बनेगा प्रीवियस ईयर की फिगर के लिए। अभी तक आप जितनी भी बैलेंस शीट बनाते थे उसमें केवल एक ही फिगर दी होती थी, एसेट्स इतने, लायबिलिटीज इतनी, बैंक इतना, कैश इतना। लेकिन कंपनी के केस में लॉ कहता है कि भाई रीडर को बता दो इस साल का बैलेंस इतना है, पिछले साल का बैलेंस इतना था, यानी ये जो बैलेंसेस हैं ये लास्ट ईयर की फिगर्स हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि ये प्रीवियस ईयर की फिगर्स हैं और ये हमारी करंट ईयर की फिगर्स हैं। तो सर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, तो हमें ये वाली फिगर नहीं दी होगी, हम केवल यही वाला कॉलम बनाया करेंगे। ओके, यही वाला कॉलम हम हमेशा बनाया करेंगे। इसका मतलब सर प्रैक्टिकली जब हम बनाएंगे क्वेश्चंस के अंदर बैलेंस शीट, तो एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम बनेगा नोट नंबर का और तीसरा कॉलम बनेगा फिगर्स का, करंट ईयर की फिगर्स का। चौथा कॉलम आपको नहीं बनाना। अब सर ये नोट नंबर के अंदर यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो लॉ ने कहा कि देखो हम इसके नंबर डाल नहीं रहे, आप अपने आप डाल देना, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे आप अपने आप डाल देना। सर क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहली आइटम होगी शेयर होल्डर्स फंड। तो कंपनी के जो ओनर हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर, उनका फंड, और उनके फंड को यहां पर हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये शेयर कैपिटल बताता हूं ये कैसे आएगा, फिर धीरे धीरे हम इसको भी जानेंगे। ठीक है, ये एक खास आइटम है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और इसकी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में जरूरत पड़ती है। यानी अभी मेरा मोटिव है कि मैं आपको यह समझाऊं कि शेयर कैपिटल, लॉ कह रहा है कपूर साहब यहां पर आएगा शेयर कैपिटल का फिगर, लेकिन इसकी जो डिटेल होगी वो अलग से बनाई जाएगी। सर इसका मतलब क्या है, देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर समझाता हूं आपको। यहां पर लिखा है कि शेड्यूल 3 ये कहता है कि डिटेल ऑफ आइटम ऑफ बैलेंस शीट आर टू बी गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स।
एंड नोट नंबर टू बी पुट अगेंस्ट द आइटम इन द बैलेंस शीट। इसका मतलब यह है कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां लिखोगे शेयर कैपिटल। अब कोई जानना चाहता है शेयर कैपिटल की डिटेल क्या है, तो वो बैलेंस शीट में लिखी हुई नहीं मिलेगी, वो नीचे नोट्स में लिखी हुई मिलेगी। कैसे, यहां देखिए, ठीक है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ पुरानी वाली बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं। अब हम बैलेंस शीट के एक हिस्से की बात कर रहे हैं, पूरी बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे। इसलिए जब भी हम बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक पार्ट बनाएंगे, हम लिखेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब ये बैलेंस शीट का एक छोटा पार्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट में सबसे पहले आएंगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, याद कर लेना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। आपने अभी अभी ये जो क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी शेयर कैपिटल कितनी थी, ये आपको वहां बैलेंस शीट में बतानी पड़ेगी। सर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास जो शेयर्स थे वो 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच थे, तो वो 10 लाख हो गया। इसका मतलब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां पर लिखेंगे आप 10 लाख, ओके। शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे 10 लाख। सर अब इसकी डिटेल बनाई जाएगी, तो नोट्स टू अकाउंट्स लिखेंगे, और नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 शेयर कैपिटल। जब भी हम शेयर कैपिटल को दिखाते हैं नोट्स में, तो लॉ कहता है कपूर साहब बच्चों को बता दो, सबसे पहले आपको बतानी होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये जो क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन नहीं थी। उसके बाद आती है इशूड कैपिटल। सर क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच। उसके बाद दिखानी होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इन दोनों का मतलब समझिए। हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन बुलाई है, इसका मतलब कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 10,000। सब्सक्राइब का मतलब वो कह रहा था कि हमें एप्लीकेशन फुल रिसीव हो गई, इसका मतलब हमें एप्लीकेशन भी कितनी रिसीव हो गई, 10,000। तो लकीली हमारे क्वेश्चन में इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल दोनों सेम थी। अगर सर किसी और क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाई देता हूं, चलिए पेज नंबर  देखिए, यहां पर देखिए, क्वेश्चन नहीं कर रहे लेकिन आपको पढ़वा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है जैसे, भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख, ₹2 लाख। यानी ये जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया था कि कैपिटल होगी 2 लाख, ये होगी ऑथराइज कैपिटल, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, ओके। इसका मतलब अगर मैं इस कंपनी की बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो सबसे पहले लिखूंगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन कह रहा है आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है ₹2 लाख, और दिस इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, तो मैं यहां लिखूंगा 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल केवल दिखाने के लिए होती है, इसीलिए उसके ऊपर डबल लाइन लगानी है आपको ऐसे। फिर आप लिखेंगे इशूड कैपिटल। क्वेश्चन कह रहा है कि 2,000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब 2,000 शेयर्स ऑफर किए गए, तो यहां लिखूंगा इशूड कैपिटल कितनी हो गई, 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि
कंपनी ने 20,000 में से अभी केवल 2,000 शेयर्स इशू करने की सोची है। सर बाकी 18,000 कंपनी कभी फ्यूचर में इशू कर सकती है, अभी उन्होंने नहीं इशू करना, तो यहां लिखूंगा सर ये 20,000। इस पर भी डबल लाइन लगा दूंगा, क्यों? क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन पर्पस की है। फिर लिखूंगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब यहां पर आप ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन हमने क्लास में आज किया 7, वहां पर इशूड भी 10,000 थे, सब्सक्राइब भी 10,000 थे, लेकिन यहां देखिए यहां लिखा गया है कि आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर। कंपनी ने तो भैया 2000 शेयर्स के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने सिर्फ 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। इसीलिए कंपनी क्या करती, उसने 1800 शेयर्स ही उसको अलॉट करने पड़े। यानी इस क्वेश्चन में धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कंपनी इशू कर रही है लेकिन लोग लेने नहीं आ रहे, तो क्या करोगे? तो हमारे सब्सक्राइब कितने हो गए? 1800 शेयर्स। ओके, तो यहां लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसमें लॉ कहता है कि इसमें आपको दो तरह से डिटेल देनी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप का अंतर क्या है? सपोज कीजिए कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे ऑफ ₹10 ईच, जिस पर एप्लीकेशन पर आने थे ₹2, अलॉटमेंट पर मिलने थे ₹5 और कॉल पर मिलने थे ₹3। अगर कंपनी ने ₹2, ₹5, ₹3 सभी मांग लिए हैं तो ₹10 पूरी तरह से कंपनी ने मांग लिए, इसको कहेंगे कॉल्ड अप। मांगने को कहते हैं कंपनी ने कॉल किया, कॉल्ड अप। अब लोगों ने 10 में से ₹10 पूरे के पूरे दे दिए, तो इसे बोलेंगे पेड अप। कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो जब कंपनी ने सारा का सारा मनी कॉल कर लिया और शेयर होल्डर ने सारा का सारा मनी पे कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो हम यहां लिख देंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अगर कंपनी ने कहा कि अभी हमने सिर्फ एप्लीकेशन मांगा है, अलॉटमेंट मांगा है, कॉल नहीं मांगा है, तो हम यहां लिखेंगे कि भैया ये फुली पेड अप नहीं है, अभी शेयर होल्डर ने केवल ₹7 दिए हैं, ₹3 वो भविष्य में हमें देगा जब हम मांगेंगे। तो हम यहां लिखेंगे फिर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड एंड पेड। तब यहां पर ऐसे लिखेंगे 140। ओके, मैं ये भी दिखाता हूं आपको बुक में। पेज नंबर है 11। देखिए, जो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है उसे हम दो हेडिंग्स में शो करते हैं। एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब है कि ₹10 का शेयर था, कंपनी ने पूरे ₹10 मांग लिए हैं और शेयर होल्डर ने पूरे ₹10 दे दिए हैं। उन्होंने कहा जिसका आप एग्जाम्पल पढ़ लेना, ठीक है, ये आप इसका एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ लेना। दूसरा है सब्सक्राइब्ड तो हुए लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। इसके दो रीजन है, ठीक है, इसके दो रीजन है। एक रीजन मैंने आपको बताया कि कंपनी ने केवल ₹7 मांगे थे, ₹10 का शेयर था, कंपनी ने ₹7 मांगे थे, तो मैंने आपको केस 2 बता दिया। दूसरा केस ये हो सकता है भाई कंपनी ने तो ₹10 मांग लिए लेकिन शेयर होल्डर के पास पैसे ही नहीं है, उसने अभी कॉल का मनी दिया नहीं, तो उसको हम फुली पेड अप नहीं कहते। ठीक है, तो धीरे धीरे अगली क्लास में ये भी आ जाएगा कि स्टूडेंट अगर कॉल नहीं दी तो कैसे होगा। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पेज नंबर 11 पे ये आपके लिए एग्जाम्पल है,
ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। आज जो हमने समझा है उसको आप रिवाइज करेंगे। एक बात और मैं जाते जाते आपको बता दूं कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो मैंने यहां पर ये डबल लाइन लगाई है और यहां पर मैंने डबल लाइन लगाई है, इसका मतलब अगर मेरी लेटर सपोज ये वाला केस है तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 लाख। ओके, तो जब मैं बैलेंस शीट का टोटल करूंगा तो ये जो 2 लाइन के ऊपर वाले अमाउंट होते हैं ये टोटल में नहीं आएंगे, ये केवल डिस्क्लोजर के लिए थे। हमारी बैलेंस शीट में केवल यही वाला अमाउंट आता है जो हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होता है या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप होता है। किसी बैलेंस शीट में ये दोनों भी हो सकते हैं। ओके, और इनके बीच में हम कोई लाइन भी नहीं लगाते, ये लाइन नहीं लगाएंगे, ये हटा देता हूं अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रही हो तो। ओके, तो सर आज का फिर हमारा होमवर्क क्या है? तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप पीछे जाके इलस्ट्रेशन नंबर अभी आपको कुछ होमवर्क मेरा देने का मन नहीं है, नहीं सर फिर भी एक आधा क्वेश्चन तो दे दीजिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। एक जो बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे और कंसेप्ट जोड़ेंगे तो फिर आपको सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।